हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। मैं प्रिंस, आप लोगों का इकोनॉमिक्स टीचर, आज पहली क्लास आप सब लोगों के साथ में लेकर आया हूँ साकार बैच में। आज की इस क्लास के अंदर आपका जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक को आज की इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक रहेगा आपका प्रेफरेंस थ्योरी का। प्रेफरेंस थ्योरी का मतलब बेसिकली होता क्या है। इकोनॉमिक्स के अंदर आप सब लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। प्रेफरेंस थ्योरी की अगर बात की जाए तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है और यहाँ पर जनरली बात की जाती है कि एक कंज्यूमर जो है वो किस हिसाब से अपने प्रेफरेंसेस को सेट करता है। यानी अगर कंज्यूमर के पास दी गई गुड्स हो और उनके प्राइसेस उसे पता हो तो वो किस हिसाब से अपने प्रेफरेंसेस को रखता है, उसी के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करती है। यहाँ पर 3 एग्जिम्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया जाता है, जो कि आज की इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों के साथ में ये डिस्कस कर लेता हूँ कि आज हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिवेल्ड प्रेफरेंस का मतलब होता क्या है। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस। रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी कहती क्या है। रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी का जो टॉपिक है ये किसके द्वारा दिया गया था। 3 एग्जिम्स के बारे में मैंने आप सब लोगों के साथ में बात करी, तो वो 3 एग्जिम्स क्या क्या है रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी से रिलेटेड, उसके बारे में भी काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और फिर एग्जाम्पल की मदद से हम लोग रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। हर एक टॉपिक को काफी ज्यादा डिटेल में हमारे द्वारा कवर किया जाएगा, बिकॉज आईआईटी लेवल के अंदर आप सब लोगों से काफी डीप लेवल तक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद आप सब लोगों को पता है कि क्रिटिक्स हर जगह पर आप सब लोग देख पाते हैं, तो सेम सेंस पर आपके रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा। उसके पीछे का रीजन क्या है उसके को भी समझने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि इसके कॉन्सेप्ट को किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिवेल्ड प्रेफरेंस का, ये दिया गया था पॉल एंथनी सैमुअल्सन के द्वारा। कब दिया गया था? 1938 के अंदर एंथनी सैमुअल्सन के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया गया और इन्होंने क्या बताने की कोशिश करी कि जनरली एक कंज्यूमर जो है वो किस हिसाब से बिहेव करता है। इससे पहले आप सब लोग यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा डिटेल में पढ़कर आते हैं। आप सब लोग बात करते हैं यूटिलिटी की, बात करते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। अगर जनरली मैं आप सब लोगों से यूटिलिटी के बारे में बात करूं तो यूटिलिटी बहुत बेसिक सा एक टॉपिक है, जहां पर हमें बेसिकली ये बताया जाता है कि जब भी एक कंज्यूमर किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है उसको जनरली हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसके मेजरमेंट से रिलेटेड ही हमारी जो अप्रोच है यूटिलिटी के अंदर कार्डिनल और ऑर्डिनल वो बात करती है। कार्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट जो है वो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया जाता है। ऑर्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट जो है वो हिक्स एंड एलन के द्वारा दिया जाता है। कार्डिनल अप्रोच जनरली ये कहती है कि जब भी किसी भी चीज को हमारे द्वारा या फिर एक कंज्यूमर के द्वारा किसी भी कॉमोडिटी को कंज्यूम किया जाता है तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम लोग मेजर कर सकते हैं नंबर्स के अंदर, और उन नंबर्स के अंदर मेजर करने के लिए एक यूनिट बताई गई जिसको कि हम लोग यूटिल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक एप्पल है, उस एप्पल को अगर मैं कंज्यूम करता हूं तो उस एप्पल से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो मुझे कितनी होती है। अब वो यूटिल्स को मेजर करने की या फिर इस सेटिस्फेक्शन को मेजर करने की कोई स्पेसिफिक हमारे पास यहाँ पर नंबर्स नहीं है जिसके बेसिस पर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को कितनी सेटिस्फेक्शन यहाँ से मिलने लग रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग एक एप्पल को कंज्यूम करते हैं या फिर मैं एक एप्पल को कंज्यूम कर रहा हूं और मेरे साथ में एक और पर्सन है और वो पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए भी उस एप्पल को कंज्यूम करते हैं। अब मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने जब उस एप्पल को कंज्यूम किया और मैंने उनसे ये पूछा कि आपको इस एप्पल को कंज्यूम करके कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो मिस्टर ए कह सकते हैं कि मुझे 100 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। मुझसे अगर पूछा गया तो मैंने बोला मुझे 1000 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। तो ये 100 और ये 1000 कुछ चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से वेरीफाई नहीं कर पाता है, ऐसा कार्डिनल अप्रोच का कहना है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है कि जनरली ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऑर्डिनल अप्रोच फिर आती है और ऑर्डिनल अप्रोच कहती है कि सर जब हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं तो एक व्यक्ति के टेस्ट, प्रेफरेंस, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर उसको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है उसको सिर्फ हम कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे एक एप्पल दे दिया जाए और एक मुझे ऑरेंज दे दिया जाए और मुझे अगर एप्पल ज्यादा पसंद है तो मैं ये कह सकता हूं कि एप्पल जो है वो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑरेंजेस।
ऐसी बातें की गई। उसके बाद फिर आगे चलकर इन्हेंसमेंट जो है इकोनॉमिक्स के अंदर होती चली गई और उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट जो है आपको रिवेल्ड प्रेफरेंस का देखने के लिए मिला, जो कि दिया गया किसके द्वारा, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था पॉल एंथनी सैमुअल्सन। तो आप इसे P.A. सैमुअल्सन के नाम से भी जान सकते हैं, 1938 के अंदर। तो इन्होंने भी कंज्यूमर के बिहेवियर को ही बताने की कोशिश करी कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो जनरली डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि सर दी गई इनकम और प्राइसेस के ऊपर, राइट। कि अगर दो फैक्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर जो है वो प्ले करते हैं, एक कंज्यूमर की इनकम है और एक प्राइसेस। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कंज्यूमर की इनकम और प्राइसेस इनके अकॉर्डिंग, कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम और प्राइसेस जो है आइटम के अगर सेम रहते हैं, अगर मान लो ये 1000 रुपये कमाते हैं और किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस जिसको ये कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्राइस जो है वो 10 रुपीज है, तो वो उसी हिसाब से क्या करेंगे, अपने खर्चे को रखेंगे जैसे वो पहले कर रहे थे। यानी अगर प्राइसेस और इनकम दोनों चीजें अगर कांस्टेंट रहती है तो फिर एक कंज्यूमर जनरली अपने प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं करता है। अगर उसके सामने ऑप्शंस भी रख दिए जाए तब भी वो उस ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन अगर मान लेते हैं उनकी इनकम बढ़ जाती है या फिर उस कॉमोडिटी के प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है, इनकम नहीं बढ़ती है, या फिर बोल सकते हैं कि किसी भी एक फैक्टर के अंदर चेंज आता है या फिर दोनों फैक्टर के अंदर जब आप चेंजेस देखते हो तो उन चेंजेस की वजह से आप सब मतलब कंज्यूमर के तौर पर अपनी प्रेफरेंसेस को फिर चेंज करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब भी हम लोग इस थ्योरी के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे तो हम लोग पूरी की पूरी थ्योरी के अंदर यही चीज मानकर चलने वाले हैं कि एक कंज्यूमर की इनकम और जो आइटम का प्राइस है वो कांस्टेंट रहने वाला है, उसके ऊपर कोई भी चेंजेस आप लोग नहीं देखेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जब आप लोग बात करेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को जनरली चेंज नहीं करता है और वो चेंज करने में उसमें इंटरेस्ट भी शो नहीं करता है, ऐसा इनके द्वारा बोला गया था। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो रिवील्ड प्रेफरेंस ये एक थ्योरी है जो कि सबसे पहले एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा दी गई थी 1938 के अंदर, और ये जनरली एक कंज्यूमर के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। अब कंज्यूमर कौन है, जब हम लोग इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर बात करते हैं तो हमें कुछ चीजें यहां पर समझनी होगी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनरली टॉपिक है। जब मैं इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के बारे में आप सब लोगों से बात करता हूं तो थोड़ा सा डिटेल में, बेसिक सी क्लास है तो पहली क्लास से शुरू करेंगे। तो जब मैं इकोनॉमिक्स की आप सब लोगों से बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट फॉर्म होने से पहले बात किया करते थे या फिर बात उसके अंदर हुआ करती थी सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक की, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो टॉपिक के तौर पर यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक अलग कहानी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक डोमेन के तौर पर क्यों निकल कर आया, जॉन मेनार्ड कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों बोला जाता है। अब जब फादर की बात की जाती है तो आप सब लोगों को यहां पर भी थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो बोला जाता है किसको, एडम स्मिथ को, राइट, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि सबसे पहले ऐसा कुछ सब्जेक्ट जो है वो आप सबके सामने लेकर आए। एग्जाम्पल के तौर पर जब कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के तौर पर निकल कर आया तो कंप्यूटर के फादर जो है वो किसे बोला जाता है, चार्ल्स बैबेज को बोला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चलकर कंप्यूटर के अंदर विकास नहीं हुआ, विकास कंप्यूटर के अंदर भी आप लोग सब्जेक्ट डोमेन के अंदर देख कर आए। लेकिन फादर जो है वो उन्हीं को ही माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि वही सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर नाम की चीज के बारे में बात करी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सेम सेंस में एडम स्मिथ जब इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर, इकोनॉमिक्स ऐसे डोमेन के तौर पर लेकर आते हैं तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट हुआ करता था। ये एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, इसको पॉलिटिकली माना जाता था, है ना, कि ये पॉलिटिकल एक्सपोज्ड सब्जेक्ट है, पॉलिटिकली इसका लेना देना है। लेकिन बाद में ये समझ में आया कि यार ये सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंस है ये पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा है। तो जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बने वो हमारे एडम स्मिथ बने। फिर उसके अंदर ब्रांचेस आती चली गई। इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आई। एग्जाम्पल के तौर पर आप इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स के अंदर इंडियन इकोनॉमिक के डेवलपमेंट पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैट्स पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं। हालांकि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है वो एक हेल्पिंग टॉपिक है किसको, इकोनॉमिक्स को, राइट। वो इकोनॉमिक्स की खुद की अपनी डोमेन नहीं है, लेकिन स्टैट्स जो है वो इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली प्रूव करने में मदद करता है। कहने का मतलब ये है
इकोनॉमिक्स अब क्या है, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर जनरली देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको थ्योरीज जो है वो देखने के लिए कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन स्टैट्स जो है वो एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स जो है वो एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो जब आप किसी थ्योरेटिकल चीज को न्यूमेरिकली किसी चीज के साथ अटैच कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं, तो वो चीजें ज्यादा बेहतर हो जाती हैं या फिर वो ज्यादा वैलिडेट कर पाती हैं चीजों को। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप सब लोगों से अगर मैं बोलता हूं कि आप अपने एग्जाम के अंदर कितना स्कोर करने वाले हैं, तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। आप मुझे बोलेंगे कि सर देखो मैं तो एग्जाम के अंदर 100 में से 100 मार्क्स लेकर आ जाऊंगा। एक है मैं लेकर आ जाऊंगा या मैं ला सकता हूं। अगर उसको आप वैलिडेट कर दोगे अपने मार्क्स के साथ में कि सर देखो मैं 100 मार्क्स से लेकर आया, तो उससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी मिल जाती है। तो इकोनॉमिक्स के जितनी भी थ्योरीज हैं उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसकी वैलिडिटी प्रूव करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स जैसे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है इसके अंदर। जब मैं इकोनॉमिक्स ऐसे डोमेन के तौर पर बात करता हूं और स्पेसिफिकली जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता हूं, अब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जो रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है या फिर रिवेल्ड प्रेफरेंस जो है, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है। क्योंकि यहां पर हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं दिए गए फैक्टर्स के ऊपर। अगर हमारे पास कंज्यूमर की इनकम अगर हमें पता है और हमें आइटम के प्राइसेस पता है, तो एक कंज्यूमर किस हिसाब से जनरली बिहेव करता है, उस बिहेवियर के बारे में ये बात करती है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक डोमेन के तौर पर इसके अंदर, क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि रिवर्ल्ड प्रेफरेंस थ्योरी इसी चीज से रिलेट करती है। ये समझने से पहले दो चीजें समझ लेते हैं कि माइक्रो सब्जेक्ट और मैक्रो सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली वेरिएशन क्या है। ये दोनों सब्जेक्ट अपने अपने लेवल पर अलग अलग क्यों है। तो अगर आप यहां पर चीजों को देख पा रहे होंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि माइक्रो और मैक्रो के अंदर जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो आई और ए का है। और आई और ए यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पर जो ये आई वर्ड लिखा हुआ है, ये आई वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको, इंडिविजुअल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर मैं ए वर्ड की बात करता हूं तो ए वर्ड यहां पर बात करता है एग्रीगेट की। अब एग्रीगेट की जब मैं आप सब लोगों के सामने बात कर रहा हूं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि सर देखो ये एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ। अब मैं इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा हूं, मैं एग्रीगेट के बारे में बात कर रहा हूं, दोनों में फर्क क्या है। अब अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक के बारे में बात करता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता हूं, तो अनएम्प्लॉयमेंट मान लेते हैं कि मुझे इंडिविजुअल लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट मुझे इंपैक्ट कर रही है। अब जब इस मुद्दे को मैं एक इंडिविजुअल के हिसाब से पढ़ रहा हूं, यानी कि मेरे हिसाब से आप इस मुद्दे को देखने लग रहे हो, तो आपके सामने एक चीज निकल कर आएगी कि यार ये सब्जेक्ट जो है वो एक इंडिविजुअल लेवल का सब्जेक्ट है। उसको आप लोग माइक्रो लेवल पर जनरली पढ़ते हैं कि भैया मेरे से क्या कंसर्न है, मेरे को क्या दिक्कतें आ रही है, मेरे को क्या परेशानी आ रही है। लेकिन जब वही मुद्दा जो है पूरी की पूरी एग्रीगेट का हो जाता है, यानी कि पूरे के पूरे लोगों का हो जाता है, और जब लोगों से ही मिलकर क्या बनी है, हमारी इकोनॉमीज बनी है ना। इंडियन इकोनॉमी जो है वो किससे मिलकर बनी है, आप सब लोगों से मिलकर बनी है, मुझसे मिलकर बनी है, और 145 करोड़ लोगों से मिलकर बनी है। और जब 145 करोड़ लोगों से मिलकर चीजें बनी है, तो उसको जब कंबाइंडली हम उस फैक्टर्स को, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो है वो बहुत पहले हमारे पास देखने के लिए नहीं मिलता था। क्यों नहीं देखने के लिए मिलता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जनरली अगर इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से चीजें समझ ली जाए और इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग चीजों को जान लें, तो हमें कभी दिक्कत एक इकोनॉमी के अंदर देखने के लिए मिल ही नहीं सकती है। और जब हमें दिक्कत देखने के लिए मिल ही नहीं सकती है, तो हमें एग्रीगेट के बारे में पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। अब मैं ऐसा क्यों कहने लग रहा हूं, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब मैं इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश करता हूं, तो इंडिविजुअल के अंदर भी हम लोग इसे फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। और जब मैं इंडिविजुअल्स को फर्दर सब डिवाइड करता हूं, तो इंडिविजुअल को जनरली बाइफरकेट किया जाता है दो पार्ट्स के अंदर। एक आप सब लोग यहां पर कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं, और सेकंड यहां पर आप लोग प्रोड्यूसर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल और प्रोड्यूसर्स के बारे में जनरली जो है यहां पर डिस्कशन जो है वो काफी ज्यादा डिटेल में किया जाता है। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर के बारे में क्यों, प्रोड्यूसर के बारे में क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। देखिए सर, इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इकोनॉमीज जो है वो हमेशा चलती है दो कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का कहलाता है डिमांड, जिसको आप जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं डी के साथ में। सेकंड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों का कहलाता है सप्लाई, जिसको कि आप लोग जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं एस के साथ में। किसके साथ कर देते हैं, एस के साथ में।
तो कहता है इकोनॉमी जो वर्क करती है वो डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही काम करती है। अब इकोनॉमिक्स के अंदर जनरली होता क्या है, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? जनरली कंज्यूमर वो होता है जो कि कंज्यूम करता है, यानी कि आप सब लोग, मैं, क्या है, कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर कौन है? जो हमारी जरूरतों को फुलफिल करता है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि मुझे मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट है, अब मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट मुझे है तो मैं कंज्यूमर हूं। अब उसकी सप्लाई कौन करेगा? उसकी सप्लाई एक प्रोड्यूसर करेगा। प्रोड्यूसर कौन होने वाला है? प्रोड्यूसर होने वाला है जो इसको बना के देगा, जैसे कि एप्पल, सैमसंग, राइट, और भी XYZ कंपनीज जितनी भी मार्केट के अंदर है, वो सारी की सारी क्या प्रोड्यूसर्स हैं। तो कंज्यूमर हमेशा क्या करता है? कंज्यूमर हमेशा कंजप्शन करता है, और कंज्यूमर कंजप्शन करने के लिए क्या करता है? डिमांड करता है मार्केट के अंदर। प्रोड्यूसर की बात की जाए तो प्रोड्यूसर क्या करता है? सप्लाई करता है ना। कंज्यूमर कंजप्शन करेगा, डिमांड करेगा, और प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई करेगा। और जनरली ये माना जाता था कि कंज्यूमर को जो चाहिए प्रोड्यूसर अगर वो बनाकर दे दे, कंज्यूमर जो डिमांड करे प्रोड्यूसर वो सप्लाई करके दे दे, तो जिंदगी में दिक्कत कभी आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है? अब कंज्यूमर किसी भी चीज को कंज्यूम क्यों करना चाहता है? पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने ये अराइज होता है कि अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मैं किसी भी चीज को क्यों कंज्यूम करना चाहूंगा। तो जनरली एक कंज्यूमर किसी भी चीज को इसलिए कंज्यूम करना चाहता है कि किसी भी चीज को कंज्यूम कर कर एक कंज्यूमर को क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब आप किसी भी चीज को कंज्यूम करते हो तो उस चीज के कंजप्शन से आपको क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। यानी अगर मैं एक सैमसंग का फोन चला रहा हूं और एक एप्पल का फोन चला रहा हूं, तो मैं एप्पल का फोन प्रीफर करूंगा सैमसंग के ऊपर, जनरली जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अगर बात की जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि एप्पल के फोन से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने लग रही है एज कंपेयर टू नोकिया का फोन या फिर सैमसंग का फोन। सिंपल। तो कंज्यूमर क्या चाहता है? आप हो, मैं हूं, ऐसे कंज्यूमर मैं क्या चाहूंगा कि मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जो है वो मिले, तो मैं वो चीजों के ऊपर अपना पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहूंगा जहां से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। और अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं ऐसी चीजें सेल करूं जिस चीज से मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो सिंपल लॉजिक है, जो कंज्यूमर मांगे आप वो कंज्यूमर को बनाकर दे दो। जो कंज्यूमर के द्वारा मांगा गया अगर आप वो कंज्यूमर को बनाकर दे रहे हो तो आप नेचुरली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऐसा इकोनॉमिक्स बोलती थी। तो सिंपल यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि आप सिंपली डिमांड को सप्लाई के बराबर कर दो सर, तो दोनों खुश हो जाएंगे, कंज्यूमर भी खुश हो जाएगा, प्रोड्यूसर भी खुश हो जाएगा, दोनों अपने अपने लेवल पर खुश रहेंगे, किसी को अपनी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये भ्रम जो है ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, ये टूट जाता है, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन का फेज जो है वो आप लोग को देखने के लिए मिलता है, जिसको कि जनरली मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर काफी ज्यादा डिटेल में समझा जाता है। और फिर जब ग्रेट डिप्रेशन का फेज आता है तो वहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अब देखो, कंज्यूमर भी अपने लेवल पर खुश था, वो डिमांड कर रहा था, प्रोड्यूसर भी अपने लेवल पर सप्लाई कर रहा था, प्रॉफिट बना रहा था, फिर भी इकोनॉमिक्स के अंदर ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन क्यों देखने के लिए मिली? इसके पीछे का रीजन क्या रहा? और जब कोई चीज होती है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉज और इफेक्ट को समझने की बात की जाती है, कि कॉज क्या था और उसका इफेक्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश की जाती है। और जब मैं कॉज और इफेक्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले भी हम लोगों ने यहां पर यही समझा कि कॉज क्या था और इसका इफेक्ट क्या निकल कर आया, कारण क्या था, प्रभाव क्या हुआ। और फिर डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स जो है वो इस चीज के ऊपर चर्चा करने लगते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या रहा, इकोनॉमिक्स जो है क्यों क्रैश हुई, क्या रीजन रहा, ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन क्यों देखने के लिए मिली। सब इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने लेवल पर प्रयास किया, और उस प्रयास के अंदर जो सबसे बेहतर प्रयास उस समय पर देखा गया वो जॉन मेनार्ड कीन्स का देखा गया, जिनको कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से बाद में नवाजा गया, या फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से उन्हें माना जाता है। उन्होंने एक वर्क किया, काम किया, और उसका नाम था जनरली द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जब इसके ऊपर वो काम करते हैं तो उसके बारे में बताते हैं वो कि यार जब आप इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसको एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से मत सोचिए, आप मेरे हिसाब से मत सोचिए कि मुझे क्या सही लग रहा है, राइट, या फिर एक प्रोड्यूसर को क्या सही लग रहा है। आपको एग्रीगेट पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो यहां पर एग्रीगेट सब्जेक्ट के तौर पर यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो निकल कर आता है। हालांकि अभी हम इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे,
क्यों नहीं चर्चा करेंगे? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, अलग डोमेन है, अलग अलग चीजों के बारे में बात करता है। हम तो प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस थ्योरी को इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से यहां पर समझा जाएगा और इसके अंदर भी कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हमने चीजों को समझ लिया। तो कंज्यूमर कैसे कंजप्शन करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करने से पहले किन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहता है, वो चीजें यहां पर बताई जाती है। वहीं से ही एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी का। और रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी सिंपली ये कहती है कि यार अगर आप इनकम और कंज्यूमर जिस गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उसके प्राइसेस को अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो कंज्यूमर जनरली अपने एक्सपेंडिचर के बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहता है। मतलब अगर एक कंज्यूमर के पास 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन बी है और तीसरा ऑप्शन सी है। अब एक कंज्यूमर मान लेते हैं कि किसी गुड्स ए को कंज्यूम करता था, उसके पास ऑप्शन है बी गुड्स का भी, सी गुड्स का भी। तो अगर उसको ये ऑप्शन दे दिया जाए, अगर वो ए के ऊपर स्टिक है, यानी कि ए को अगर वो कंज्यूम कर रहा था और उसके पास 2 और ऑप्शन है, एक ऑप्शन बी है और एक ऑप्शन सी है, और उसको बोला जाए कि यार तेरे पास ये ऑप्शन है, तो अगर ए को वो प्रेफरेंस देता है बी के ऊपर और वो बी को प्रेफरेंस देता है सी के ऊपर, तो नेचुरल सी बात है वो ए को प्रेफरेंस देगा बी और सी दोनों के ऊपर, अनलेस एंड अनटिल उसकी इनकम और प्राइसेस के अंदर वेरिएशन नहीं आते हैं। अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है, प्राइसेस कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो वो अलग फैक्टर हो जाता है फिर। ऐसा पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा बोला गया 1938 के बाद। ये कॉन्सेप्ट यहां पर जनरली ये कहता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। क्या बोलता है? कहता है इफ देयर इनकम एंड द आइटम प्राइसेस आर हेल्ड कांस्टेंट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ देयर प्रेफरेंसेस। यानी कि इनकम को और प्राइसेस को आप क्या रख लीजिए, कांस्टेंट रख लीजिए, और उसके बाद जनरली जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं करना चाहेगा, ऐसा बोला गया यहां पर। नेक्स्ट, अगर मैं रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी की बात करता हूं तो रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी बेसिकली एक अपडेटेड वर्जन आप मान लीजिए किसका, कार्डिनल अप्रोच का और ऑर्डिनल अप्रोच का है। इसीलिए रिवेल्ड प्रेफरेंस के अंदर जब आप लोग बात करेंगे तो आप कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच के अबव बियॉन्ड बात करने वाले हैं। अब यहां पर क्या बोला जाता है कि ये जो रिवेल्ड प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है, ये एक अमेरिकन मूल निवासी इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम पॉल एंथनी सैमुअल्सन था, उनके द्वारा 1938 में दिया गया। और ये बताता है जनरली कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है अगर उनकी इनकम और उनके आइटम के प्राइसेस को कांस्टेंट रखा जाए, और ये बेस्ट इंडिकेटर है उनकी प्रेफरेंसेस को बताने का, उनके प्रेफरेंसेस को समझाने का ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है प्रेफरेंस थ्योरी। क्या कि भैया अगर इनकम कांस्टेंट है, आइटम के प्राइसेस कांस्टेंट है, तो उस समय पर वो अपनी प्रेफरेंसेस को कैसे चूज करेंगे। अगर उनके सामने मल्टीपल ऑप्शंस रख दिया जाए, अब हम लोग कंज्यूमर हैं, अगर हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शंस रख दिया जाए तो हम लोग उन मल्टीपल ऑप्शंस के प्रति अपने आप को क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा हो जाए, सब हमारा हो जाए, लेकिन सब ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा स्कार्स रहने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, सब कुछ हमारा नहीं हो सकता है। ऐसी बात यहां पर बोली, और जब ऐसी बात उनके सामने उनके द्वारा यहां पर रखी गई तो इनके द्वारा एक ही बात बोली गई कि अगर आपका सब कुछ नहीं हो सकता है तो सब कुछ के पीछे आप भागिए भी मत। आप जनरली उन्हीं चीजों के पीछे जाएंगे या फिर आप उन्हीं चीजों को प्रेफर करेंगे जो आप पहले प्रेफर कर रहे थे। तो रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है वर्क्स ऑन द एजम्पशन दैट कंज्यूमर आर रैशनल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बताया गया कि यहां पर एक एजम्पशंस, अब देखो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ कुछ जगह पर आपको एजम्पशंस माननी पड़ेगी। एजम्पशंस मतलब एज्यूम करके चलेंगे। यहां पर हम लोग ये मानकर चलेंगे कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, और जब मैं रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर के बारे में बात करता हूं इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसको अपने इनकम को किस हिसाब से यूटिलाइज करना है। वो किसी के कहने पे प्रोवोक नहीं हो जाता है, वो किसी के कहने पे अपने डिसीजंस को नहीं बदल लेता है, जो जनरली हम लोग कर लेते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 1000 रुपये मैं कमाता हूं और मैं एक्स चीज को कंज्यूम करता हूं, और मेरे को अगर मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्सेस या फिर कोई एक्सटर्नल पर्सन आकर मुझे ये बोलता है कि भैया देखो तुम एक्स चीज को कंज्यूम कर रहे हो, इसको छोड़ो, वाई की तरफ जाओ, वाई से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और मैं अपने डिसीजंस को उसके हिसाब से चेंज कर देता हूं, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक रैशनल कंज्यूमर हूं।
राइट। तो रैशनल का मतलब है कि सोच समझ के डिसीजन लेने वाला है, उसको पता है मेरी इनकम क्या है, उसको पता है कि अगर आइटम के प्राइसेस कांस्टेंट है तो मुझे क्या करना है। इसके बाद यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास इस पूरी थ्योरम के अंदर है वो 3 एग्जिम्स है, जिन एग्जिम्स को डिटेल में आप लोगों ने डिस्कस करना है। एक यहां पर स्ट्रॉन्ग एग्जिम होगा, एक वीक होगा, एक न्यूट्रल होगा, राइट। अब ये एग्जिम्स क्या होते हैं? एग्जिम्स का मतलब कि आप ऐसा समझ लीजिए कि कुछ धारणाएं है ना, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। आपके पास एक सबसे पहले देखने के लिए होता है WARP, वीक एग्जिम्स रिलेटेड टू रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, राइट। देन वी हैव साप, देन वी हैव गैप, राइट। अब इसको डिटेल में अपन लोग समझेंगे कि वीक एग्जिम्स क्या है, राइट, स्ट्रॉन्ग एग्जिम्स क्या है, राइट, उसके बाद न्यूट्रल्स एग्जिम्स क्या है, क्या कहता है न्यूट्रलिटी, क्या कहती है स्ट्रॉन्ग, क्या कहते हैं वीक, क्या कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब जब मैं यहां पर बात करता हूं तो मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर जनरली हम लोग जो एल्फ्रेड मार्शल और हिक्स के द्वारा जो काम किया गया उसका अपडेटेड वर्जन है, तो उसको भी अपन लोग यहां पर मानकर चलेंगे। अब देखिए यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया और वो पॉइंट क्या बोला जाता है, ये थ्योरी बताती है कि कंज्यूमर परचेज अ स्पेसिफिक बंडल ऑफ गुड्स, देन दैट बंडल इज रिवील्ड प्रेफर्ड गिवन कांस्टेंट इनकम एंड प्राइसेस to any other bundle that the consumer could afford, right। अफोर्डेबिलिटी की बात यहां पर की कि मान लेते हैं कि कंज्यूमर के पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है। यहां पर बंडल्स ऑफ गुड्स की बात की जा रही है। बंडल्स ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ, देयर आर सेट ऑफ बेनिफिट्स जो आप एक गुड्स से प्राप्त कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर आप कई बार मार्केट के अंदर कोई सामान लेने जाते हैं, तो उस सामान को कंप्लीट करने के लिए आपको सारी आइटम्स चाहिए होती है। एग्जांपल के तौर पर आप एसी लेने जाते हैं, है ना, और एसी के अंदर आप मान लेते हैं एक इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है ना, फिर उसके अंदर आपको स्टैंड चाहिए होता है जिससे कि आपका जो आउटडोर है उसको पुट इन किया जा सके। तो सारी चीजें मिलकर जो क्या करेगी, उस कंपोनेंट को कंप्लीट करने वाली है। तो एक कंज्यूमर जब परचेज करता है एक स्पेसिफिक बंडल ऑफ गुड्स को, तो वो उसको रिवील्ड प्रिफर्ड करता है किसके ऊपर, उसी तरह के बंडल के ऊपर जो कि वो अफोर्ड कर सकता है, यानी वो स्टिक करता है। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि यहां पर ये माना जाता है कि कंज्यूमर जो है वो लॉयल है, जो वो कर रहा है वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, और वो किसी के कहे अनुसार अपने प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल उसकी इनकम बढ़ जाए। इनकम बढ़ जाएगी तो नेचुरल सी बात है, अगर मान लो मैं अभी गरीब हूं और आगे चलकर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है और मैं बहुत अमीर हो जाता हूं, बहुत रिच हो जाता हूं, तो नेचुरल सी बात है कि अगर अभी मैं साइकिल के ऊपर चल रहा हूं तो मैं कल को कार लेना प्रीफर करूंगा। लेकिन अभी कहता है कि अगर मेरे पास इनकम उतनी ही है जितनी मेरे पास पहले थी और मेरे को गुड्स के प्राइसेस पता है, तो मैं उसी हिसाब से चीजों को चलाने वाला हूं जैसे मैं पहले चलाता। ये जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है ये आपकी 2 अप्रोचों से बहुत ज्यादा अलग है, राइट। मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहली अप्रोच आपके पास आती है यूटिलिटी एनालिसिस की, और ये यूटिलिटी एनालिसिस की अप्रोच जो है आप लोगों से क्या कहती है। पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि क्या कहती है यूटिलिटी एनालिसिस। देखिए सर, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपके पास इकोनॉमिक्स के अंदर जो कंज्यूमर की, जब मैं सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करता हूं, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के बारे में जब मैं बात करता हूं, कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी भी चीज को कंज्यूम करके, और उसकी मेजरमेंट के बारे में अगर मैं आप सब लोगों के साथ में बात करूं, उसके बारे में डिस्कशन अगर आप लोगों से करता हूं, तो यहां पर एक ही बात बोली जाती है कि कंज्यूमर को किसी भी चीज से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, उस सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए कहता है हमारे पास 2 अप्रोच है। एक सबसे पहली अप्रोच हमारे पास आती है जिसको कि हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, और दूसरी अप्रोच हमारे पास आती है जिसको कि हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। अब कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में बेसिक सा फर्क है। कार्डिनल अप्रोच सबसे पहले बात दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी ये अप्रोच, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई थी। किसने दी थी ये अप्रोच, अल्फ्रेड मार्शल ने ये अप्रोच दी थी। और दूसरी तरफ अगर मैं ऑर्डिनल अप्रोच की बात करता हूं तो ये ऑर्डिनल अप्रोच दी गई थी हिक्स एंड एलन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, हिक्स एंड एलन के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था। अब अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने क्या कहा था कि सर जब हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं,
किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसको मेजर किया जा सकता है, किसके अंदर मेजर किया जा सकता है, नंबर्स के अंदर मेजर किया जा सकता है। और उसको मेजर करने की जो यूनिट हम लोगों ने बताई थी उसको हम लोगों ने यूटिल्स बोला था। क्या बोला था उसको हम लोगों ने, यूटिल्स बोला था, जिसको कि बाद में जाकर क्रिटिसाइज किया जाता है, या फिर आप बोल लीजिए कि उसको बाद में जाकर रिप्लेस किया जाता है आपकी ऑर्डिनल अप्रोच से। और ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है कि किसी भी चीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को आप नंबर्स के अंदर कैसे मेजर कर सकते हैं, आप तो मेजर ही नहीं कर सकते उसे, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक यूनिट होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप केजी की बात करते हैं तो आपको पता है कि 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर मैं मार्केट में जाकर कहूंगा किसी से कि मुझे 1 केजी राइस दे दीजिए, इसका मतलब 1000 ग्राम राइस चाहिए, और वो क्वांटिटी सबके लिए सिमिलर है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज को कंज्यूम करके कितनी सेटिस्फेक्शन मिलने लग रही है उसको आप नंबर्स के अंदर कैसे मेजर करेंगे, ऐसा बोला गया हिग्स के द्वारा। क्योंकि ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला कॉन्सेप्ट है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक्स वाई 2 पर्सन को रखता हूं और एक को बोलता हूं, एक को एप्पल देता हूं, दूसरे को भी एप्पल देता हूं, और पहले वाले से पूछता हूं कि आपने एप्पल को कंज्यूम किया, आप मुझे बताओ आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो कोई यूनिट तो है नहीं यहां पर कि भैया अगर आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो आप बोलिए कि 50 यूटिल्स की है, जिससे कि ए भी बोले 50 यूटिल्स है, बी भी बोले 50 यूटिल्स है, और उसको अपन लोग कंपेयर कर पाए। तो ये तो पर्सन की प्रेफरेंसेस पर्सन को मिलने वाली सेटिस्फेक्शन के ऊपर वेरी कर सकता है, ऐसा यहां पर बोला गया। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच ने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेहतर किया, और इन्होंने क्या बोला कि जब आप किसी भी चीज को कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है उसको आप नंबर्स में कंपेयर नहीं कर सकते, नंबर्स में नहीं बता सकते हो, बल्कि आप उसे सिंपली क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। बोला सर कंपेयर कर सकते हो, इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं कि एक आपके पास एप्पल्स है और दूसरा आपके पास ऑरेंजेस है, और मैं आपको बोलूं कि एप्पल से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है या फिर ऑरेंजेस से, तो जिस व्यक्ति को एप्पल से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती होगी वो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देगा और ये इसको सेकंड प्रेफरेंस देगा। ऐसा कॉन्सेप्ट इनके द्वारा बताया गया। और यहां पर यही बात जो है वो बोली जाती है, क्या बोला जाता है कि अल्फ्रेड मार्शल ने बिल्ट अप की थी थ्योरी ऑफ डिमांड, किसके बेसिस पर, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने जिसको कि हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, इनके द्वारा क्या बोला गया कि जब मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होगी वो मुझे बहुत ज्यादा होगी, जो कि बात बिल्कुल सही भी है। आप लोग कई बार ऐसा सुनते होंगे कि जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है उस जब वो आपको नहीं मिलती है तब तक आप उसके लिए बहुत ज्यादा ईगर होते हैं, लेकिन जब आपको वो चीज मिल जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में खत्म हो जाती है, फिर आप उसको इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते। जैसे कि आपको किसी समय पर फोन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जब आपके माता पिता ने आपको वो फोन दिलाया उसके बाद जैसे आप यूज करने लगे फिर आपके मन में आया कि यार चल दूसरा मिल जाता कोई और फोन तो मुझे और ज्यादा मजा आता। ऐसी अप्रोच यहां पर बोली गई, जिसको उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी के तौर पर यहां पर बताया। और मार्जिनल वर्ड इकोनॉमिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करता है एडिशनल को, कि भैया आप जब एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है जनरली। फिर हमारे पास आते हैं हिग्स भाई साहब, जो कि रिकंस्ट्रक्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को, यानी कि इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं, और ये इसको बताते हैं इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पर, यानी कि चॉइसेस के बेसिस पर, रादर देन नंबर्स। क्लियर। अब रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी अप्रोच जो है ये दी गई थी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, मैंने आपको बताया पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो आर्टिकल था कंजप्शन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, जो कि कब आया था, 1938 के अंदर आया था। और ये थ्योरी ज्यादा रिलाई करती है एक कंज्यूमर के मार्केट बिहेवियर के ऊपर, राइट। अगर ये क्या कहती है कि कंज्यूमर कैसे रिस्पोंड करता है अगर एक कंज्यूमर को 2 ऑप्शन दे दिए जाए। ये थ्योरी बेसिकली रिलाई करती है मार्केट बिहेवियर के ऊपर, कि अगर मार्केट के अंदर एक कंज्यूमर है तो कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा अगर उसे 2 कमोडिटीज जो है वो दे दी जाए, और उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, उस रिस्पॉन्स के बारे में ये बात करती है। अगेन इसको समझने से पहले यहां पर आपको कुछ एजम्पशंस माननी पड़ेगी,
और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये assumptions थोड़ी सी आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपके assumption से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये assumptions रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी की है या नहीं है, या फिर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी assumptions जो है वो रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी की नहीं है या फिर है। सबसे पहले यहां पर पहली assumption ये मानती है कि जो कंज्यूमर है उसके पास दो कॉम्बिनेशन है कॉमोडिटीज के। देयर आर टू कॉम्बिनेशंस, हैज ओनली टू कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉमोडिटीज। दो कॉम्बिनेशन है उसके पास, ए बी, दो कॉम्बिनेशन है। सेकंड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ द टू कॉमोडिटीज आर कांस्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनालिसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट assumption है यहां की कि जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस करते समय पर आपकी इनकम और जो दो कॉमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इनकम और प्राइसेस ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे दोनों कॉमोडिटी के। थर्ड, जो टेस्ट ऑफ कंज्यूमर जो है वो हमें पहले से पता है और वो भी अनचेंज रहेगा इस पीरियड ऑफ एनालिसिस के अंदर। मतलब यहां पर कंज्यूमर जो है वो सेवी है। सेवी का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर जो है वो जानता है अच्छी तरह से कि उसको कितनी सेटिस्फेक्शन जो है वो उसको मिल रही है, उसको टेस्ट जो है जैसा चाहिए वो टेस्ट उसको मिलने लग रहा है उन चीजों को कंज्यूम करके या नहीं मिलने लग रहा है, ये बात की जाती है। देन द कंज्यूमर शुड चूज ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉमोडिटीज इन अ गिवन प्राइस इनकम सिचुएशन। तो कंज्यूमर दोनों में से एक को ही क्या करने वाला है, मानने वाला है। एक कंज्यूमर दोनों सिचुएशन को नहीं मानेगा, दोनों कॉम्बिनेशंस को चूज नहीं करेगा, वो इसको चूज एक ही करना पड़ेगा। एंड फिफ्थ कहता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्व फैक्ट्स एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी के ही कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है, यानी कि प्रेफरेंस देने वाला है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कार्डिनल अप्रोच का जो अपडेटेड वर्जन है वो ऑर्डिनल अप्रोच है और ऑर्डिनल अप्रोच का जो अपडेटेड वर्जन है वो आपके पास रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी है। ये आप कह सकते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कहता है कंज्यूमर कैन बी परसुएडेड टू बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी इफ इट्स आइटम और प्राइस इज सब्जेक्टेड टू बी सब्सटेंशियली कट। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बोली गई है और एक और assumption यहां पर है। पहली बात तो बोला कि अगर प्राइसेस कांस्टेंट हो, राइट, और इनकम कांस्टेंट हो तो कंज्यूमर किस हिसाब से रिएक्ट करने वाला है। पहला पॉइंट तो ये बोला गया। और सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि अगर प्राइसेस के अंदर कटौती हो जाए, अगर बढ़ोतरी हो जाए, तो अगर प्राइसेस के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है तो नेचुरल सी बात है वो उसकी रेंज से बाहर चलेगी बेटा, और फिर प्रेफरेंस का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही तब होगा जब कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर प्राइसेस के अंदर कहता है कटौती हो जाए, अगर प्राइस गिर जाए, प्राइस कम हो जाए, तो उस सिनेरियो के अंदर जो कंज्यूमर है वो क्या करने वाला है, वो कंज्यूमर ज्यादा यूनिट जो है वो उस कॉमोडिटी की परचेज कर सकता है या फिर करना चाहेगा उस दी गई इनकम के ऊपर। ऐसी बात, ऐसी अप्रोच यहां पर बोली जा रही है। ये एजम्पशंस है बेसिकली। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ द कंज्यूमर रिवील्स हिज प्रेफरेंस एंड मार्केट बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की जो चॉइसेस है वो उसकी प्रेफरेंस को बताती है ना। जैसे कि हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि एक बंदे की जो चॉइस होती है ना, एक इंसान की जो चॉइस होती है, वो चॉइस उस बंदे के कैरेक्टर को दर्शाती है। सर क्या कहना चाहते हो? अरे सर मतलब अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके बाद भी अगर मैं साइकिल पर चलना चाहता हूं, तो मेरे बारे में बताती कि व्यक्तिगत तौर पर मैं कैसे चीजों को जीना चाहता हूं या मैं कैसी चीजों को यूज करना चाहता हूं। तो कंज्यूमर की चॉइसेस जो है उसकी प्रेफरेंस को और मार्केट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है, ये बात यहां पर बोली जाती है। देन आपके पास आता है कि कंसिस्टेंसी स्टेट स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग प्रेफरेंस हाइपोथेसिस ऑफ द सैमुअल्सन। कंसिस्टेंसी यहां पर है, यानी इस पूरी की पूरी अप्रोच के अंदर सैमुअल्सन भाई साहब ने ये बोला कि भैया आपको क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। आप इनकम बता दो, आप प्राइसेस बता दो, आप थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहने वाले हैं। लास्ट में आता है ट्रांसिटिविटी स्टेट दैट नो टू ऑब्जर्वेशंस ऑफ चॉइसेस बिहेवियर कैन कॉन्फ्लिक्ट विद रिगार्ड्स टू एन इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो चेंजेस अगर आते हैं, चीजें चेंज होती हैं, तो चेंजेस जो है वो भी एक कंज्यूमर के बिहेवियर को, उसके प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं कर सकती है। उसको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें इंपैक्ट करेगी, एक प्राइसेस है और दूसरा इनकम है।
इसके अलावा वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके अलावा ही वॉन्ट बी गोइंग टू चेंज हिज बिहेवियर, राइट, ये बात यहां पर बोली जाती है। देन इसको थोड़ा सा ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, और ऐसा आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपको बजट लाइन जैसा कुछ दिख रहा है, ये बजट लाइन है, ये भी एक बजट लाइन है। और यहां पर आप लोग क्या समझ पा रहे हैं कि अगर ये मैं बजट लाइन के बारे में बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि भैया ये सारे के सारे रीजन, चाहे वो सी है, चाहे वो ए पॉइंट है, चाहे वो बी पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जहां पर एक कंज्यूमर मैक्सिमम अपनी इनकम को बेस्ट तरीके से यूज करने लग रहा है। और यहां पर प्राइसेस भी हमें पता है, ये सारे के सारे जो पॉइंट अंदर हैं, ये जो पॉइंट सारे अंदर लाई कर रहे हैं, और ये वो पॉइंट है जो कि बाहर लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं एम और एन पॉइंट है जो कि इस बजट लाइन के बाहर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो मेरी इनकम है उस इनकम की रेंज के बाहर के पोर्शन है ये, और ये सारे इनर पोर्शन है, और ये सारे बजट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि मैं अपने इनकम को बेस्ट तरीके से यहां पर खर्च कर रहा हूं। अब यहां पर तीन चीजें हमें नजर आती है और तीन चीजें यहां पर दर्शाई जाती है, और सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है जो इस बजट लाइन के ऊपर है, यानी ये वो रीजन है जहां पर वो बेस्ट पॉसिबल अपने इनकम को खर्च कर रहा है दिए गए प्राइसेस के ऊपर। और ये सारे के सारे जो है ये दिखाता है कि भैया यहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम अपनी इनकम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, और ये सारे के सारे जो है ये सुपीरियर कॉम्बिनेशन है, इसके प्रति वो जा नहीं सकता है, और ये अंदर वाले जितने भी कॉम्बिनेशन है ये इंफीरियर कॉम्बिनेशन है जिसकी तरफ वो जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपने कॉम्बिनेशन बेस्ट स्ट्राइक करवाएगा ए बी सी पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, ये इंफीरियर जोन है जो इस रेंज के अंदर है, ये बाहर वाला जो है वो सुपीरियर जोन है, और ये उसके पास उसकी बेस्ट जोन है, या फिर आप इसे इग्नोरेंस जोन के नाम से भी जान सकते हैं, और ये जो है उसकी प्रिफर्ड जोन है जो ये बजट लाइन जो है यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है। तो बजट लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स यहां पर हैं ये सारे के सारे उसके प्रिफर्ड जोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा बोला गया पॉल ए सैमुएल्सन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आप सब लोगों के पास आता है, दैट व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। अब क्रिटिसिज्म तो होता है, यहां पर भी हुआ, इसके मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, अब समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, मेरिट की अगर मैं बात करता हूं, रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। रियलिस्टिक क्यों है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि जनरली एक कंज्यूमर जो है जिस हिसाब से अपनी चीजों के लिए स्टिक कर जाता है वो वैसे ही स्टिक कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे कोई शैम्पू यूज करना है तो मैं वही शैम्पू बार बार यूज करना चाहूंगा जो मेरे लिए बेटर है और जिसका मैं हैबिचुअल हूं, और मैं जनरली चेंज नहीं करना चाहता हूं अपने शैम्पू के कॉम्बिनेशन को, अनलेस एंड अनटिल कल को आकर जो मेरी शैम्पू कंपनी वो बोल दे कि हम इसके प्राइसेस को 3x कर रहे हैं, 4x कर रहे हैं, तब मैं सोचूंगा कि क्या मुझे इसको यूज करना चाहिए। अगर मेरी इनकम भी उसी हिसाब से बढ़ रही है तो मैं कहूंगा ठीक है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मेरी इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से उसके प्राइसेस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो भैया मैं एक टाइम के लिए सोचूंगा। ये ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिकली बिल्कुल सही अप्रोच है, ज्यादा कंसिस्टेंस है क्योंकि यहां पर कंसिस्टेंसी को दर्शाया जाता है। फ्यूअर एजम्पशंस के ऊपर यहां पर ये चीजें बेस्ड हैं, यहां पर एजम्पशंस अपन लोग क्या करते हैं, मानकर चलते हैं, यानी कि एजम्पशनिस्टिक अप्रोच के ऊपर यहां पर बात की जाती है। डीमेरिट क्या है, रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि ऑर्डिनल के अप्रोच को ये फिर भी थोड़ा बहुत कंसिडर करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि ये रूल्ड आउट कर देता है कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जो कि गलत है। फेल्स टू ब्रिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन द इनकम इफेक्ट एंड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज। अच्छा, इनकम अगर चेंज आ जाता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, यानी कि अगर इनकम बढ़ जाए घट जाए तो कहता तुमने ये बताकर तो छोड़ दिया कि प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस कांस्टेंट रहे, इनकम कांस्टेंट रही, तो क्या बोला, अगर प्राइसेस बढ़ गए तो इनकम बढ़ गई तो उसके कॉम्बिनेशंस को भी तो दर्शाओ, उस कॉम्बिनेशंस को भी तो बताने की कोशिश करो। आपने वो तो बताया नहीं, आप ये बताकर हमें खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस और इनकम अगर कांस्टेंट है तो क्या, लेकिन कहता बाकी भी तो बताओ। बोला सर क्या बताएं, बोला सर एक चीज बताओ, कहता अगर प्राइस बढ़ गए, प्राइस कम हो गया, सब्स्टिट्यूट आ गया मार्केट के अंदर, उसके प्राइसेस के अंदर कमी आ गई, इनकम बढ़ गई, इनकम कम हो गई, उस सिनेरियो के अंदर भी तो बताओ कि कंज्यूमर कैसे अपने प्रेफरेंसेस के प्रति जाएगा। ये अप्रोच भी बताने की कोशिश करो थोड़ा सा डिटेल में, जो कि ये थ्योरी नहीं बता पाई थी। और
एक कारण क्रिटिसिज्म का, इस पूरी की पूरी थ्योरी का ये कारण भी बनता है। आगे क्या कहता है, डील्स ओनली विद द इंडिविजुअल डिमांड कर, इंडिविजुअल के हिसाब से चलता है, एग्रीगेट के बारे में बात नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल के बारे में बात करता है। takes into accounts only that consumers whose market behavior is governed strictly by the current market conditions। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है उन्हीं को कंसिडर करेगा कि अभी प्रेजेंट में क्या सिनेरियो चल रहा है और प्रेजेंट में चीजें कैसे होने वाली है, उन्हीं को ही यहां पर कंसिडर किया जाता है। ये पूरी की पूरी अप्रोच है आप लोगों की किससे रिलेटेड, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से रिलेटेड, जो कि पॉल ए सिमिल्सन के द्वारा बताई गई। इसके बाद इन्होंने 3 एग्जाम्स बताए और 3 एग्जाम्स को कैसे बताने की कोशिश करी, एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग, एक जनरल बोल दो या फिर जनरलाइज्ड बोल दो या फिर न्यूट्रल बोल दो। अब इन्होंने क्या बताया इसके अंदर समझते हैं। तो पहले बात करता है, इन्होंने प्राइमरी एग्जाम्स बताए रिवील्ड प्रेफरेंस से रिलेटेड। इन्होंने क्या बोला कि भैया 3 एग्जाम्स हमारे पास यहां पर देखने के लिए मिलते हैं, एक आपके पास वीक है, एक स्ट्रॉन्ग है और एक आपके पास जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड मतलब कॉमन ओपिनियन, आपका ओपिनियन, मेरा ओपिनियन, कॉमन ओपिनियन। अब जो वीक एग्जिम्स है, किसके वीक एग्जिम, किसके, रिवील्ड प्रेफरेंस के, जिसको कि आपने रैप बोला, रैप वाला रैप नहीं, WARP वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर बोलता है वीक एग्जिम्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, RP रिवील्ड प्रेफरेंस, VA वीक एग्जिम्स। ये क्या बोलता है, दिस एग्जिम स्टेट दैट गिवन इनकम एंड प्राइसेस, if one product or service is purchased instead of the another, then as a consumer we will always make the same choice। राइट? कहता है यानी कि वही स्टेटमेंट कि भैया अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट की इनकम बता रखी हो, प्राइसेस बता रखे हो, और अगर एक प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं दूसरे के ऊपर, तो आगे चलकर भी हम उसी प्रोडक्ट को परचेज करने वाले हैं दूसरे के ऊपर। The weak exim also state that if we buy one particular product, then we will never buy a different product or brand unless it is cheaper, offers increased convenience, or is of better quality unless it provides more benefit। यानी कि आप दूसरे के प्रति तब तक नहीं जाना चाहोगे या तो आपको प्राइसेस के अंदर वेरिएशंस मिले, या फिर आपको वो ज्यादा बेहतर कुछ ऐसा प्रोवाइड करे जो बाकी नहीं करने लग रहे, या फिर कुछ ऐसा जो दूसरे प्रोडक्ट को दूसरों से आइडेंटिकल बनाता हो, तो आप अपनी प्रेफरेंस के साथ हमेशा स्टिक करते रहेंगे। अ कंज्यूमर वी विल बाय व्हाट वी प्रिफर एंड आवर चॉइसेस विल बी कंसिस्टेंट, सो सजेस्ट द वीक एग्जिम। तो हमारी प्रेफरेंसेस हमेशा सेम रहेगी और ऐसा ही कुछ वीक एग्जिम्स के द्वारा क्या किया जाता है, बताया जाता है। स्ट्रॉन्ग एग्जिम जो है रिवील्ड प्रेफरेंस के, वो क्या कहते हैं, यानी कि टॉप भैया क्या कहते हैं, ये कहते हैं that in a world where there are only two goods from which choose, a two-dimensional world, the strong and weak actions are shown to be equivalent। इन्होंने क्या बोला कि भैया दोनों चीजों को अगर हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि भैया हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, अगर 2 ऑप्शन में से आप लोगों को चूज करना होगा तो जो बेटर होगा उस बेटर ऑप्शन की तरफ ही कंज्यूमर चॉइस करते हुए सबसे पहले जाएगा और बेटर ऑप्शंस को ही वो चूज करेगा, और बेटर ऑप्शन को चूज करने के बाद वो चीजों को आगे उसी सेंस में लेकर जाना चाहेगा। कोई इसको मना करे, कोई इसको हां करे, वो किसी की भी नहीं सुनेगा क्योंकि वो रैशनल है। और जनरलाइज्ड एग्जिम क्या कहता है, दिस एग्जिम्स कवर्स द केस व्हेन फॉर अ गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइस we get the same level of benefit from more than one consumption bundle। in other words, this exam accounts for when no unique bundle that maximize utility exist। कहता है जब आपको किसी चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो आप उसी चीज के प्रति जाइए, और आपके लिए उससे बेस्ट कुछ और नहीं हो सकता है मार्केट के अंदर। यानी अगर मैं जनरलाइज्ड मार्केट की बात करूं तो जनरलाइज्ड मार्केट के अंदर आपका जो ऑप्शन है, आपकी जो चॉइसेस है, वो सबसे बेस्ट है, और जब आप उस चॉइसेस के प्रति जा रहे हैं तो आप उसी की तरफ स्टिक करिए, किसी और की तरफ आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा जनरलाइज्ड एग्जिम्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस जो है वो बताता है, कहता है इस अप्रोच के अंदर। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहां पर कहता है रिलेशनशिप एक्सपाउंडेड अपॉन इन अ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, कंसिडर कंज्यूमर एक्स दैट परचेजेस अ पाउंड ऑफ ग्रेप्स। एक्स भाई साहब है, वो पाउंड ऑफ ग्रेप्स जो है, आप मान लीजिए कि 250 ग्राम ग्रेप्स जो है वो कंज्यूम करते हैं।
It is assumed under revealed preference theory that consumer X prefer that pound of grapes above all other items that cost the same or cheaper than. कहता है वो उसी को चूज करेंगे. अगर मैं जो 250 ग्राम ग्रेप्स ले लिए मैंने उस प्राइस के ऊपर, अगर मुझे कुछ और भी मिलने लग रहा है तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है. मैंने मान लिया कि भैया ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है. ये कुछ ऐसा है. मैं जनरली ये एग्जांपल जो है वो क्लास के अंदर देता हूं, आप सब लोगों के सामने भी रखता हूं. आप शादी करते हैं और शादी करते हैं अरेंज. लव मैरिज है तो फिर तो बात अलग है. आप अरेंज मैरिज करते हैं. अरेंज मैरिज के अंदर क्या होता है, आपको ऑप्शंस दिखाए जाते हैं कि भैया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन. अब वो ऑप्शंस तीनों लगभग सेम है. जैसे एक लड़की ने एमएससी साइंस, एमएससी मैथमेटिक्स कर रखी है, एक लड़की ने एमएससी केमिस्ट्री कर रखी है, एक लड़की ने एमएससी बायोलॉजी कर रखी है. लगभग कॉम्बिनेशन सेम है. एमएससी एमएससी एमएससी, तीनों ही पढ़ी लिखी हैं, तीनों ही जॉब करती हैं. अब तीनों ऑप्शन में से मैंने मान लेते हैं कि ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया कि एमएससी मैथमेटिक्स वाली जो है ये ज्यादा बेहतर लड़की है मेरे लिए. तो इन तीनों ऑप्शन में से जब मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया और बाकी दो ऑप्शंस के अंदर भी अगर मुझे बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं देखने के लिए मिलती है तो मैं पहले वाले ऑप्शंस के साथ ही स्टिक कर जाऊंगा. मैं चाहकर भी बी और सी ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश यहां पर नहीं करूंगा. ऐसा यह अप्रोच कहती है. तो यहां पर भी यही बोला गया कि ग्रेप्स है, अगर उन्हें कुछ और ऑप्शंस यहां पर दे दिए जाए तो वो किसी और ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल वो दूसरा ऑप्शन जो है उनके लिए सस्ता हो या फिर दूसरा ऑप्शन उनके लिए बेहतर हो. तो सिंस consumer X prefer that pound of grapes over all other items they can afford, they will only purchase something other than that pound of grapes if the pound of grapes becomes unaffordable. यानी कि मेरे ग्रेप्स महंगा हो जाए, मेरी रेंज से बाहर चला जाए, तभी मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जाऊंगा. Then if the pound of grapes become unaffordable, consumer X will then move on to a less preferred substitute item. तब मैं किसी सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचूंगा. अगर मेरी रेंज के अंदर है तो मैं खुश रहूंगा उससे ना. कुछ इकोनॉमिक्स ने इस चीज को क्या किया, क्रिटिसाइज किया. जब आप अच्छा काम करते हो अपनी जिंदगी के अंदर, कुछ बताते हो, इन्होंने कुछ तो अपनी जिंदगी में अच्छा किया, और जब इन्होंने कुछ अच्छा किया तो इसको क्रिटिसाइज करने वाले आ गए कि भैया आपको हम क्रिटिसाइज करेंगे. बोला क्यों क्रिटिसाइज करोगे? कहता सर आप बहुत ज्यादा एजम्पशंस लेते हो सर, हमें नहीं पसंद आपका एजम्पशन. कह रहा एक एजम्पशन हो, दो एजम्पशन हो, तीन एजम्पशन हो, समझ में आता. 10-15 एजम्पशंस बता दी तुमने पहले कि ये मान के चलो, वो मान के चलो, ऐसा मान के चलो. कह रहा काहे मान के चले हम सब कुछ? जिंदगी में सब कुछ हम ही मान के चले. एक बात माने हम तुम्हारी, दो माने, तीन माने, समझ में आता है. कहता 10 एजम्पशंस मार के चले, ऐसा तो गलत बात है. तो इकोनॉमिक्स ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया कि भैया आप बहुत ज्यादा एजम्पशंस जो है इस प्रोसेस के अंदर मान के चल रहे हैं और हमें ये चीज पसंद नहीं है. कहता है हाउ कैन वी बी श्योर दैट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट ओवर द टाइम. कैसे मान सकते हो कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस सेम रहेगी थ्रू आउट दी जिंदगी पर? कैसे मान लो भैया? हमें हो सकता है आज साइकिल पसंद है, कल को बाइक पसंद आ जाए, कल को कार पसंद आ जाए, कल को भैया BMW पसंद आए, कल को हेलीकॉप्टर पसंद आ जाए. कहता सर वहां पे इनकम भी तो बढ़ रही है, आप तभी तो हेलीकॉप्टर पसंद करोगे, वरना तो आपकी रेंज के बाहर है. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाए, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बदल. कहता हाँ सर ये मैं मान सकता हूँ, सही बात कह रहे हो. कहता इजंट इट पॉसिबल दैट एनी एक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम रिवील्स पार्ट ऑफ ए कंज्यूमर प्रेफरेंस स्केल जस्ट एट दैट टाइम. कहते मुझे क्या चाहिए और किस टाइम पर मुझे क्या सही लग रहा है, मैं उसी टाइम पर डिसाइड करूंगा ना. इन भाई साहब ने बोला, ये जो इकोनॉमिक्स थे. कहते आप कह रहे इनकम की बात कर रहे हो, आप प्राइस की बात कर रहे हो. कहते ये तो ठीक है सर, सब समझ में आ गया, लेकिन आप मुझे एक बात बता दो मोटी मोटी सी कि भैया मुझे उस टाइम पर किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वो तो मैं उसी टाइम पर डिसाइड करूंगा. अब मैं मार्केट में गया, मुझे एप्पल पसंद आएंगे, मैं तो एप्पल ले लूंगा यार, मैं क्यों ग्रेप्स के पीछे जाऊंगा. बोला सर ये बात सही है आपकी. नाउ फॉर एग्जांपल if just an orange and an apple were available for purchase and the consumer chooses an apple, then we can definitely say that the apple is revealed preference to the orange. भाई सिंपल है. कहता है मार्केट के अंदर चले गए, एप्पल ज्यादा पसंद आ गई तो एप्पल ले लूंगा ऑरेंजेस के ऊपर. तो मैं बोल दूंगा कि भैया ये उसकी प्रेफरेंस थी उसके ऊपर. ऑरेंज ले लियो तो आप बोल दोगे कि भैया एप्पल प्रेफरेंस नहीं थी उसकी उसके ऊपर.
Simple. There is no proof to back up the assumptions that a preference remain unchanged from one point in time to another. In the real world, there are lots of alternative choices. It is impossible to determine what product or set of product or behavior options were turned down in preference to buying an apples. तो आपका ये बताना कि कैसे एक कंज्यूमर किस हिसाब से चलने वाला है थ्रू आउट, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा इस अप्रोच के अंदर बोला गया किसके द्वारा, जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसा इस प्रोसेस के अंदर बताया गया किसके द्वारा, बाकी इकोनॉमिस्ट के द्वारा, कि भैया देखो जिस टाइम की बात होगी उसी टाइम पर ये चीजें डिस्कस करेंगे, ये उस समय पर मत बताओ, या फिर उस टाइम पर कंज्यूमर ये नहीं सोचेगा कि उसको क्या ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्या उसको ज्यादा खराब लग रहा है, ये जिस हिसाब से चलना चाहेगा ये उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये डिसाइड करेगा कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। और इसी के साथ आपकी ये पहली क्लास जो है वो खत्म होती है, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, और इसी तरह के सेशंस में आप सब लोगों के लिए आगे भी लेकर आता रहूंगा। राइट, तो मिलते हैं आप सब लोगों से अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।